हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वाला चैप्टर है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्लास में, सबसे मेरा जो फर्स्ट क्लास था, उस इंट्रोडक्शन में बताया था कि केमिस्ट्री के टोटल वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, एनालिटिकल है, मेडिसिनल है, लेकिन हमको एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो 12th के स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ 3 स्पेशल ब्रांचेस हैं। पहला है आपका फिजिकल, सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक और थर्ड है ऑर्गेनिक। एंट्रेंस की बात करें तो एनालिटिकल वाला भी पार्ट होता है, लेकिन 12th में नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल वाले में टोटल 6 चैप्टर्स थे, वो हम लोगों ने हमारे पूरे फिनिश कर लिए थे। फिर मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के सारे चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के थे। फिर मैंने बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो टोटल चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और इसके बाद में आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, जहाँ पे आपके स्टार्टिंग हो रही है चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक के। हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आ रहा हो लास्ट का चैप्टर वगैरह, अपन को उससे अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो ये पार्ट अपन लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 को भी कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 8 को भी कंप्लीट किया, और आज हम लोग देखने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 को, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो कैसा है ना, अगर हम लोग ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, कौन सा किसका ब्रांच है, तो पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आता है। अगर आपको ये चीज़ें सिस्टमैटिकली समझे कि कौन सा पार्ट फिजिकल में आता है, कौन सा पार्ट इनऑर्गेनिक में आता है, कौन सा पार्ट ऑर्गेनिक में आता है, तो आपका पढ़ने का इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग एक अलग ही लेवल पे होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं चैप्टर नंबर 9 को। चलिए देखते हैं इस चैप्टर नंबर 9 को। अगर मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर कंप्लीटली कंसेप्चुअल है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन की कोई बात ही नहीं है। मतलब ये चैप्टर एक प्योरली ऐसा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ पे रट्टा कम से कम मारना पड़ता है डेफिनेशंस का, और कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अगर आपने कितना भी रट्टा मार लिया, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो आप ये चैप्टर को नहीं कर सकते। कंप्लीटली कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप बीच में का कोई भी एक पार्ट मिसअप कर देते हो, तो आपको नेक्स्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में प्योरली सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एकदम कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। एक भी पार्ट अगर बीच में का मिस किया, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको कैलकुलेशंस में या नेक्स्ट वाले पार्ट के आगे वाले कंसेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम जाएगी समझने में। तो अगर आपको देखना है तो ये सारे के सारे पार्ट्स आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये चैप्टर एकदम बढ़िया लेवल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एंट्रेंस जेईई और नीट की, तो वहाँ पे भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं इस चैप्टर को उस लेवल पे लेके नहीं जाऊँगी जेईई और नीट वाले लेवल पे, क्योंकि जेईई और नीट वाले लेवल पे अगर मैं लेके जाती हूँ तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग हमारे 12th स्टेट बोर्ड लेवल पे इसको लेके चलते हैं। लेकिन मैं इतना गारंटी देती हूँ कि अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स देख लेते हो, तो आप मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, देखते हैं इस पार्ट को। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 9 को। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसके डेफिनेशन को, और फिर समझते जाएंगे हर एक चीज़ को। पहले हर जगह पे डेफिनेशन आएगी। हो सकता है कि डेफिनेशन बुक में उतने बढ़िया तरीके से नहीं दिए, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेफिनेशन थोड़ा बढ़िया तरीके से उसको फ्रेम कर दूंगी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। इसी के साथ साथ कंसेप्चुअली भी हम लोग सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ, एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर समझा के देती हूँ। द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ, ऐसे कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल
एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन surrounded by ions or molecules are called as coordination compounds. क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से जा रहे हैं इसलिए मैंने लिगेंड वर्ड को अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। आप लोगों को अगर आपने मेरे क्वेश्चन बैंक देखा होगा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, तो उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें फटाफट देखी थी, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये बोल रखी है ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है या तो फिर हो सकता है मेटल का आयन होगा। देखो अगर मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक एटम, और अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग इसको बोलते हैं मेटल का आयन। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जब चार्ज कुछ भी नहीं है तो उसको बोलेंगे मेटल का एटम, और जब आपका चार्ज है प्लस या माइनस तो आप उसको बोलेंगे मेटल का आयन, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रली मतलब सेंट्रल पोजीशन पे, ठीक है, आपका मेटल का एटम या मेटल का आयन होता है, और ये जो मेटल का एटम होता है, ये जो भी आपके मेटल का आयन होता है, ये सराउंड होता है बाय सम और आयन, मतलब जो भी आपके कोई भी आयन्स हो सकते हैं या कोई भी आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो इसको सराउंड करते हैं, और ऐसे ये कंपाउंड को आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हो, ठीक है। अभी फिलहाल ये बहुत बेसिक है, अभी तो कुछ भी चीज़ें इंट्रोड्यूस ही नहीं है, ये क्या है ये क्या है, ये सब धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मुझे तो बेसिक से स्टार्ट करना, मैं डायरेक्टली हाई पार्ट पे लेके नहीं जा सकती हूँ। तो बस इतना याद रखना है, एक ऐसे कंपाउंड जिसमें जो भी आपका सेंट्रल मेटल का एटम या मेटल का आयन है वो सराउंड हुआ है आजू बाजू से अलग अलग टाइप के आयन से या मॉलिक्यूल से, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आगे का पार्ट है आपका लिगेंड्स। यहाँ से आपकी एंट्री होती है लिगेंड्स की, कि लिगेंड्स क्या है। तो एक बार लिगेंड्स को भी हम लोग देख लेते हैं। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी आपके एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन, सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, is called as ligand। मतलब अब यहाँ पे मुझे एक नाम मिला, क्या नाम मिला उसको देखते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि सेंट्रल में आपका हमेशा मेटल होता है। हो सकता है कि ये मेटल का एटम हो या तो हो सकता है मेटल का आयन हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका सेंट्रली सिचुएटेड होता है। अब इसके आजू बाजू में जो भी आयन्स होते हैं, जो भी आयन्स यहाँ पे होते हैं, जो ये मेटल को सराउंड करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में, इन एटम्स को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। अब लिगेंड को मैं एल वर्ड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे हर जगह पे एल लिखा है। मतलब अब आप क्या पढ़ोगे, एल फॉर लेमन या एल फॉर लॉक मत बोलना, आज से सारे के सारे क्या बोलेंगे, एल फॉर लिगेंड, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो भी आपका लिगेंड होता है उसको फिलहाल के लिए हम लोग एल वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके आयन्स होते हैं या जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेंट्रली मेटल आयन को सराउंड करते हैं, ठीक है, जो मेटल आयन के आजू बाजू में होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में, उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये आपका लिगेंड है। तो बस इतना याद रखो कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका सेंट्रल में मेटल एटम प्रेजेंट है या मेटल का आयन प्रेजेंट है, ठीक है, आजू बाजू में उसके भी कुछ आयन्स है या कुछ भी है, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और लिगेंड मतलब ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे आयन्स जो मेटल को सराउंड करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उन्हीं का नाम लिगेंड होता है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे की तरफ, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका फ्रेमवर्क कैसा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगी तो वैसा पॉसिबल नहीं है, अपन को सभी छोटी छोटी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग मेन जड़ पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है
और उसी के साथ साथ फ्रेमवर्क क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्रेमवर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए समझते हैं इस चीज को कि ये चीज क्या बोलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कोई भी मेटल की, तो ये है आपका मेटल, ठीक है। और आपको जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी मेटल के आजू बाजू जो भी आयंस होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज और भी ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बॉन्ड है ना, ये कुछ इस टाइप के। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैंने आज तक कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, ये कौन सा बॉन्ड है? ऐसा बॉन्ड तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं, लेकिन अब आप लोग देख रहे हो कि ये बॉन्ड भी होता है। चलिए यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। सबसे पहली चीज आपकी ये होती है कि अगर कोई भी बॉन्ड आपके प्लस और माइनस चार्ज के बीच में फॉर्म होता है, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ऐसे बॉन्ड को आप लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। याद रखना है, अगर कोई भी बॉन्ड प्लस या माइनस चार्ज के बीच में फॉर्म होता है, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में, तो ऐसे बॉन्ड को आप लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड आयंस के बीच में फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई भी बॉन्ड सपोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, लेट अस सी ये एक एटम है, ये बी एटम है, और इनके शेयरिंग से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और उससे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है भाई। मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे टिफिन का हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, देखो जब आप लोग स्कूल डेज में जाते होंगे, स्कूल डेज की बात को याद करो भाई, स्कूल डेज तो दो फ्रेंड आते थे, एक ये फ्रेंड है, एक सेकंड फ्रेंड है, ठीक है। ये अपना कुछ शेयर इसको करता था और ये अपना टिफिन कुछ शेयर इसको करता था। दोनों अपना टिफिन एक दूसरे को शेयर करते थे इक्वली, ठीक है। सपोज इसने इसको एक रोटी दी तो इसने इसको कुछ खाने को दिया उसके बदले में, मतलब दोनों ने अपना टिफिन शेयर किया, है ना, आधा आधा टिफिन खाया एक दूसरे का। तो ये हुआ आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये शेयरिंग ऑफ टिफिन अपने लैंग्वेज में। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा किस्सा आ जाए कि ए जो है उसके पास कुछ भी नहीं है और बी जो है उसके पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, मतलब ए के पास कुछ भी नहीं है और बी के पास सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये एरो वाला बॉन्ड बना और इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक ही एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक ही एटम अकेला दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसी का मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है भाई, और ये बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब ये है, ठीक है। मैं बोलती नहीं हूँ, बस आप समझ जाओ, ठीक है। तो इसने अपने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब एक रिच इंसान ने पुअर इंसान को पैसे दिए, ऐसा समझ लो, ठीक है भाई। तो रिच ने पुअर को दिए, ठीक है। जिसको दिए ना एरो हमेशा उसी की तरफ लगना चाहिए। तो एक बार फटाक से पूरा देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बॉन्ड अगर दो आयंस के बीच में फॉर्म होता है तो उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने मुझे दिया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन की, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अगर केस ऐसा आ जाए कि एक का टिफिन पूरा ही खाली है और एक का टिफिन पूरा ही भरा है, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे समझ लो कि एक बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत ही रिच इंसान है, और दूसरा वाला जो है ना वो बेचारा पुअर इंसान है, ठीक है। तो क्या होगा? रिच इंसान अपने सारे के सारे पैसे इसको देगा, है ना। मतलब यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है क्या? हाँ भाई हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है शेयरिंग? एक इंसान जो है, एक एटम जो है, वही अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेकंड वाले के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मुंह हमेशा किसकी तरफ रखना है? सपोज मैं किसी को पैसे दे रही हूँ, सपोज मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ और मैं किसी को पैसे दे रही हूँ, मतलब भी मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रही हूँ, तो मैं जिसको दे रही हूँ ना,
एरो उसकी तरफ लगाना है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। अगर ये चीज़ अभी क्लियर नहीं होगी ना, अगर एरो उल्टे सीधे लगा दिए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे के पार्ट की तरफ। तो आगे मुझे कहना ये है कि जो भी आपके लिगेंड होते हैं आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, आर अटैच टू द सेंट्रल, जो भी आपके लिगेंड होते हैं वो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल एटम को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो अटैच होते हैं। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, ठीक है। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी बॉन्ड में एरो होता है, जो भी बॉन्ड में आपको एरो दिखता है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया या मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, आप लोग खुद सोचो। ये एरो लिगेंड से मेटल की तरफ है, ध्यान देना, ये एरो लिगेंड से मेटल की तरफ है, मतलब लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए हैं। मेटल पुअर है यहाँ पर, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। लिगेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को लेता है उसकी तरफ हमेशा एरो रहता है, ठीक है, याद रखना है। तो जो भी लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन को या एटम को अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए देखते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अब आगे की बात अगर मैं करती हूँ तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक ए एटम लिया है और मैंने यहाँ पे कोई भी एक बी एटम लिया, ठीक है, और ये एरो कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो ए एटम है ये आपका हमेशा लिगेंड रहेगा, हमेशा, ठीक है। इसी लिगेंड के जगह पर आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी लिख सकते हैं। डोनर मतलब ही क्या होता है भाई? पैसे देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसलिए क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसी को आप ये भी बोल सकते हो भाई, इसी को आप ये भी बोल सकते हो लुईस बेस, क्योंकि बेस भी आपके इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिगेंड का अपोजिट क्या होता है? अगर ये लिगेंड है तो दूसरा वाला क्या रहेगा? मेटल रहेगा। तो ये हमेशा आपका मेटल रहेगा। हो सकता है कि मेटल का आयन हो सकता है कि मेटल का एटम हो, ठीक है। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने वाला है। तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई? इसको उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे है लुईस बेस, तो लुईस बेस का उल्टा क्या होता है? लुईस एसिड। तो ये रहेंगे आपके लुईस एसिड। अब आप लोग सोचेंगे मैम आप हमको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही है, हमारे कुछ काम की भी है क्या? सुनो भाई, आपको क्या होगा, आपको पेपर में जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, अपन साइड बाय साइड सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी लेंगे। सपोज मैं ले रही हूँ ये वाला कॉम्प्लेक्स, चलो ठीक है, मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ। अभी चार्ज की फिलहाल बात कोई डिस्कस नहीं करते। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में, अगर मैं आपको पूछूँ इस वाले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन सा है, तो आपको बताते आना चाहिए कि जो भी जन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो आपके लिगेंड है। मतलब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स में मेरा जो लिगेंड है वो क्लोरीन है, ठीक है भाई। आगे बताते, ये लिगेंड जो है ये दे रहा है, तो ये आपके लिगेंड हुए। अगर मैं बात करती हूँ मेटल की, तो इस कॉम्प्लेक्स में आपका मेटल प्लैटिनम है। बट अगर क्वेश्चन में, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं तो क्या करोगे? पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए आपको इस कॉम्प्लेक्स में लुईस बेस कौन सा है, तब सारे के सारे फंस जाएंगे। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि मैम ये लिगेंड है Cl और प्लैटिनम मेटल है, कोई भी बता देगा इसको देखकर। ये भी बता दूंगे कि ये बॉन्ड जो है ये एरो वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बट अगर मैंने आपको पूछा कि लुईस बेस कौन सा है यहाँ पर, तो सारे के सारे लोगों का बस। तो आपको याद रखना है कि जो लिगेंड होता है उसी को लुईस बेस भी बोला जाता है, लिगेंड को ही लुईस बेस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिगेंड कौन है? क्लोरीन है। तो लुईस बेस भी कौन रहेगा? क्लोरीन रहेगा। ये बताते आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ लूँ कि लुईस एसिड कौन सा है, तब भी हमारी वहाँ पे हमारी अटक जाती है। हमको समझ में नहीं आता है कि लुईस एसिड कौन सा है। लिगेंड और मेटल तो हर किसी को आता है, पेपर में एग्जामिनर वो चीज़ जनरली पूछता भी नहीं है, वो आपको लुईस एसिड लुईस बेस ऐसा पूछेगा। तो आप लोग मुझे बताओ, लुईस एसिड का मतलब ही क्या होता है? मेटल आयन होता है। लुईस एसिड का मतलब ही क्या होता है? मेटल आयन होता है। तो मेटल यहाँ पे आपका क्या है? प्लैटिनम। तो लुईस एसिड है आपका ये। अगर आपको इसी के जगह पे ऐसा पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर,
सपोज मैं आपको ऐसा पूछ रही हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये सब हमको आना चाहिए। ये सभी जनरली जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जनरली आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद ही सोचो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब ही लिगेंड होता है, तो लिगेंड कौन है आपके Cl, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब ही आपका मेटल आयन रहता है, तो मेटल कौन है भाई आपका प्लैटिनम। तो देखो कितना इजी है। बट अगर मैं आपको ये चीज़ें बताती नहीं थी, सिर्फ लिगेंड और मेटल आयन बता देती थी, तो आपको पेपर में क्लिक ही नहीं होता था, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ चुके हैं। लुईस एसिड कौन सा है, लुईस बेस कौन सा है, कोई भी कुछ के कुछ आंसर लिख के रखता है। पगले जैसे सोचते भी नहीं कि ऐसा कुछ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड के और कौन से 2 नाम है, क्योंकि लिगेंड तो हर किसी को पता होता है, बट ये 2 नाम हर किसी को पता नहीं होते, पेपर में ये आते हैं। जनरली लुईस एसिड और लुईस बेस, बड़ा कंफ्यूजन होता है उस वक्त। मेटल आयन है, आपको पता होना चाहिए, उसी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसी को लुईस एसिड बोलते हैं। ये जो एरो वाला बॉन्ड होता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जो है ये अमीर इंसान है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। अब ये जो है ये बेचारा बहुत गरीब इंसान है, बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब, ठीक है। तो अमीर ने गरीब को पैसे दिया, अमीर ने गरीब को पैसे दिया, ठीक है, तो इसलिए एरो यहाँ से आए। एरो बस वहां से वहां देने का है, अमीर ने गरीब को पैसे दिया, इस मेटल एटम ने इस एटम को इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे एरो इस तरफ है, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने मेटल और लिगेंड को देख लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में। अब हम लोग देखेंगे कि लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। इस चैप्टर के हर एक छोटे से छोटे पार्ट से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैप्टर का एक भी पार्ट स्किप मत करना। हो सकता है कि आपने जो पार्ट स्किप किया वो पेपर में आ जाए, इसलिए याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, पेपर में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। कभी कभी आपको किसी चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला है, कभी आपको पूछा गया है कि ये जो लिगेंड है ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेट का है, पॉलीडेंटेट का है, या बाईडेंटेट का, या हेक्साडेंटेट का, ये चीज़ पूछी गई है। कभी कभी आपको पूछा गया है कि EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कभी कभी आपको बोला जाता है इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो ये भी आपको एकदम बढ़िया तरीके से आ जाना चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम जाती है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना लिगेंड का, ये मैं कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है लिगेंड का, ये हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर हम कोई भी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे करवा रहे हैं। याद रखना, यहाँ पे आप जो क्लासिफिकेशन करवा रहे हो लिगेंड का, ये आप करवा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, मतलब डोनर एटम कितने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहला आपका जो क्लासिफिकेशन का टाइप है उसी का नाम है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड ये आपका पहला टाइप है लिगेंड का, ठीक है। सेकेंड टाइप आपका जो लिगेंड का है वो है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड। सेकेंड टाइप है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड, और थर्ड टाइप है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो टोटल ये 3 टाइप्स होते हैं आपके लिगेंड के। एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जो पहला टाइप है लिगेंड का वो है मोनोडेंटेट लिगेंड, सेकंड है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड, और थर्ड है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये आपका मैंने मेजर क्लासिफिकेशन करवाया लिगेंड का, अब सब क्लासिफिकेशन बाकी है, ठीक है। अब आप लोग खुद ही मुझे बताओ भाई, यहाँ पे इसका नाम है मोनो, और मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, एक का मतलब ही क्या होता है? सिंगल, है ना। मोनो का मतलब ही होता है एक, एक का मतलब ही होता है सिंगल। मतलब यहाँ पे डोनर एटम कितने रहने वाले हैं? एक। डेंटेट का मतलब होता है डोनर एटम। तो बस अब दिमाग में तो फिट कर लो सारी चीजें। अब पहला नाम ही है मोनोडेंटेट। मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब होता है एक, ठीक है, और डेंटेट मतलब होता है डोनर एटम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द लिगेंड which consist of single donor atom,
सिंगल डोनर एटम इज कॉल्ड एज, लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम भी लिख सकते हो, सिंगल डोनर एटम लिंक टू मेटल आयन, लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम is called as monodentate ligand. तो क्लियर हो गई चीज, बस दिमाग में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाने हैं, बस इतना याद रखना है, मोनो मतलब एक होता है, एक मतलब सिंगल होता है, और डेंटेट मतलब डोनर एटम्स होते हैं। तो ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन डोनर एटम के बेसिस पे कर रखा है, तो एक ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम है जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, उसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो रहेंगे आपके, इसके एग्जाम्पल आते हैं Cl माइनस आयन, OH माइनस आयन, Cn माइनस आयन, ये सारे के सारे आपके जो एग्जाम्पल है ये आपके मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। अगर मैं बात करती हूँ पॉलीडेंटेट लिगेंड की, अब आप लोग मुझे बताओ, मोनो मतलब होता है सिंगल, तो पॉली मतलब क्या रहता है, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा हो, अगर दो या दो से ज्यादा हो तो उसको हम लोग पॉली बोलते हैं। और डेंटेट मतलब ही क्या होता है, डेंटेट मतलब ही होता है आपका डोनर एटम्स। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, बस वही वाली चीज अपनी कहानी चालू कर देना, द लिगेंड which consists of two or more donor atoms, the ligand which consists of two or more donor atoms linked to central metal atom is called as polydentate ligand। तो हो गया क्लियर, बस याद क्या क्या रखना है कि अगर लिगेंड में एक ही डोनर एटम है, मेटल एटम से अटैच है, तो उसको अपन लोग मोनोडेंटेट बोलते हैं। यहाँ पे नाम है पॉलीडेंटेट, पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, टू और मोर देन टू या दो से ज्यादा। ठीक है, डेंटेट मतलब डोनर एटम्स अगर होते हैं तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करती हूँ पॉलीडेंटेट की, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड के फिर से आपके बहुत सारे टाइप होते हैं। तो जो भी आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड के आपके और टाइप है। ठीक है, पहला टाइप आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड का होता है बाइडेंटेट। ठीक है, सेकंड होता है आपका ट्राइडेंटेट, और थर्ड होता है आपका हेक्साडेंटेट। देखो वैसे तो इसके केस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट ही दे रखा है, तो अपन लोग ट्राइडेंटेट को अभी डिस्कस नहीं करते। अभी अगर मैं बात करती हूँ एंट्रेंस की, जैसे जेई नीट की, तो यहाँ पे आपको हर एक टाइप मुझे डिस्कस करवाना पड़ता था, बाय, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा और हेप्टा, जितने भी टाइप के डेंटेट होते हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको बस दो ही टाइप के लिगेंड वहाँ पे बता रखा है, तो आपको दो ही टाइप के लिगेंड पेपर में आएंगे। ठीक है, एक रहता है बाइडेंटेट, एक रहता है हेक्साडेंटेट। अब आप लोग मुझे बताओ, इसका नाम ही है भाई बाय मतलब ही क्या होता है, बाय मतलब दो रहता है, और डेंटेट मतलब ही क्या रहते हैं, डोनर एटम्स। तो क्या आपको डेफिनेशन को रट्टा मारने का जरूरत है क्या? कोई लोग 10-10 बार पगले जैसे पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे बाय है, बाय मतलब दो होता है, और डेंटेट मतलब डोनर एटम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ कि ऐसे लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं उसको हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, टू डोनर एटम्स भी अगर याद रखा तो काफी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसका नाम है हेक्साडेंटेट। आप लोग ही मुझे बताओ हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब 6 होता है, और डेंटेट मतलब क्या होता है? डेंटेट मतलब होता है आपके डोनर एटम्स। डी फॉर डेंटेट, डी फॉर डोनर एटम्स। अब से डी फॉर डॉल मत बोलना, सारे के सारे क्या बोलेंगे? डी फॉर डेंटेट, डी फॉर डोनर एटम्स। अब यहाँ पे है 6 डोनर एटम्स, क्योंकि नाम क्या है? हेक्साडेंटेट। हेक्सा मतलब 6, डेंटेट मतलब डोनर एटम्स। तो यहाँ पे आपके टोटल 6 डोनर एटम्स रहते हैं, 6 डोनर एटम्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो आपका रहता है वो रहता है, देख लेते हैं हम लोग उसके एग्जाम्पल को। अब अगर मैं बात करती हूँ बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल की, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड का लेते हैं आपका इथिलीन डायमीन।
सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, ठीक है। इथिलीन डायमीन को ही हम लोग EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, CH2 CH2 NH2 NH2, ये होता है भाई आपका इथिलीन डायमीन। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया कि बाइडेंटेट लिगेंड में नाम ही है बाय, बाय मतलब होता है दो, डेंटेट मतलब होता है डोनर एटम, मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि बाइडेंटेट लिगेंड में दो डोनर एटम्स होते हैं लिगेंड में। आपने इथिलीन डायमीन लिखा, मुझे ये भी समझ गया कि इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे ये दो डोनर एटम्स कैसे है। तो देखो ये एक डोनर एटम हुआ आपका ये एक नाइट्रोजन, और सेकेंड डोनर एटम हुआ आपका ये वाला नाइट्रोजन, तो हो गए ना आपके दो डोनर एटम्स, ठीक है। इस यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है ऑक्सैलेटो का, वो भी डिस्कस कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से उसका नीड नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ हेक्साडेंटेट लिगेंड की, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड का आपका जो बढ़िया सा एग्जाम्पल है ना, वो है भाई आपका EDTA। EDTA आपका बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है। इस EDTA के डायग्राम को अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे छोटे से पार्ट में उस EDTA के डायग्राम को डिस्कस करती हूँ तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि पेपर में ये वाली चीज़ बहुत बार आ चुकी है कि EDTA का स्ट्रक्चर निकालो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते नहीं आता। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले, जिस टाइम बिंग के लिए आप याद रखो कि EDTA आपके हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड को। एक ऐसे लिगेंड, द लिगेंड विच कंसिस्ट ऑफ टू डोनर एटम्स, द लिगेंड which consist of two donor atoms and uses the electron pair of either donor atom are called as ambidentate ligand, अब ये लिगेंड का जो डेफिनेशन है समझने में बड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैं आपको समझा के देती हूँ। सपोज अगर मैंने लिया है लेटेस्ट से कोई भी एक मेटल को, ठीक है, सपोज मैं मेटल को ले रही हूँ। अब मेरे पास नाइट्रो लिगेंड है, ठीक है, मेरे पास इस मेटल के अंदर में नाइट्रो लिगेंड है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है मेटल का? पहला तरीका आपका ये हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके से आ जाए। देखो अगर आप ध्यान देते हो तो ये भी आपका NO2 लिगेंड ही है और ये भी आपका NO2 लिगेंड है, लेकिन आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे ये NO2 लिगेंड नाइट्रोजन से अटैच है और यहाँ पे ये NO2 लिगेंड ऑक्सीजन से अटैच है। तो दोनों तरफ फर्क है क्या? हाँ भाई फर्क है। इसका जरा एग्जाम्पल देखना। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि मेरे पास दो हाथ है, ये हाथ भी मेरा ही है, ये हाथ भी मेरा ही है, ये दोनों हाथ मेरे ही है। अब मेरी मर्जी, मैं खाना इस हाथ से भी खा सकती हूँ, मैं खाना इस हाथ से भी खा सकती हूँ। ये दोनों के दोनों हाथ मेरे ही है, ये दोनों के दोनों लिगेंड नाइट्रो ही है, ये भी आपका नाइट्रो ही लिगेंड है, ये भी आपका नाइट्रो ही लिगेंड है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हाथ मेरे ही है। मैं खाना इस हाथ से भी खा सकती हूँ, मैं खाना इस हाथ से भी खा सकती हूँ। मतलब ये नाइट्रो लिगेंड में हो सकता है कि ये नाइट्रोजन से अटैच हो या हो सकता है ये ऑक्सीजन से अटैच हो, बट दोनों केसेस में है तो ये नाइट्रो लिगेंड ही ना, दोनों केसेस में है तो ये दोनों हाथ मेरे ही ना। बस फर्क इतना है कि कभी मैं इस हाथ से खाना खाती हूँ, कभी मैं इस हाथ से खाना खाती हूँ, बट दोनों हाथ मेरे ही है ना, दोनों के दोनों नाइट्रो लिगेंड ही है ना। कभी वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, कभी वो नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है, कभी वो ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब ये होता है ऐसे लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम होते हैं लेकिन वो अपने मर्जी का मालिक होता है। कभी वो किसी दूसरे एटम से लिंक्ड होता है मेटल से, कभी वो किसी दूसरे एटम से लिंक्ड होता है मेटल से, ठीक है। एक बार क्विकली देख लेते हैं। मोनोडेंटेट मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें एक ही डोनर एटम है, पॉली मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा है, और एम्बीडेंटेट जिसमें दो डोनर एटम है लेकिन कभी भी वो कोई भी एटम को यूज़ कर सकता है, ठीक है। पॉलीडेंटेट में वैसे तो बहुत टाइप है, आपके टेक्स्ट बुक में दो ही है, बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। बाई में दो डोनर एटम होते हैं क्योंकि नाम ही है बाई, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है इथिलीन डायमीन। कैसे आता है वो भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड का बेस्ट एग्जाम्पल है EDTA।
हेक्सा मतलब 6 होता है, डेंटेट मतलब डोनर एटम होते हैं, तो हेक्सा डेंटेट लिगेंड में टोटल 6 डोनर एटम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर अभी मैं एकदम ब्रीफली डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार 2 मार्क के लिए आया है। अगर मैं बात करती हूँ एम्बीडेंटेट की, तो एम्बीडेंटेट का बस आपको इतना ही याद रखना है कि उसके पास में 2 डोनर एटम रहते हैं, ठीक है। मतलब भी वो ये हाथ से भी खा सकता है या ये हाथ से भी खा सकता है, बट दोनों हाथ उसी के हैं, मतलब ये दोनों के दोनों नाइट्रो ही है, बट अलग अलग एटम से अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और याद कर लो कि आप अगर इनके एक एक एग्जाम्पल भी याद कर ले तो बहुत है। अब आप लोग सोचेंगे मैम यहाँ पे तो आपने HCN वाला एग्जाम्पल हमको बताया नहीं, यहाँ पे हमको अपने ऑक्जेलेटो वाला एग्जाम्पल तो बताया नहीं। वो सब एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूँ, एक चार्ट लिखा के दे दूंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या पहले इतने एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ADTA के स्ट्रक्चर को, जो कि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्चुअली ADTA का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको भी तो हमको पता चलना चाहिए ना। बहुत बार आया है, बहुत बार देखते हैं इस चीज को। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ADTA। स्ट्रक्चर ऑफ ADTA, ठीक है। अगर ये पेपर में आएगा तो ये 2 मार्क आपको ये स्ट्रक्चर देके जाएगा, मतलब 2 मार्क ये स्ट्रक्चर देके जाएगा। सोचो यार, सिर्फ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, कितना बढ़िया ना। आज ही इसको कर डालो। देखो क्या नाम होता है EDTA। E का मतलब होता है इथिलीन, ठीक है। D का मतलब होता है डायअमीन, T का मतलब होता है टेट्रा, और A का मतलब होता है एसीटेट। तो आपको याद रखना है, E का मतलब होता है इथिलीन, ठीक है। D का मतलब होता है डायअमीन, T का मतलब होता है टेट्रा, और A का मतलब होता है एसीटेट, जिससे अराइज होता है EDTA, ठीक है। याद रखना है कि ये आपका एग्जाम्पल है हेक्साडेंटेट लिगेंड का। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल कैसे है, तो वो भी हम लोग देखने वाले, ठीक है। चलो देखना जरा, जैसे नाम वैसे काम। सबसे पहले है इथिलीन। कुछ लोग इसके स्ट्रक्चर को 10 बार लिखते हैं, फिर भी वो पेपर में गलत करके आते, क्योंकि वो रट्टा मार के स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं, समझ के नहीं कर रहे। देखो भाई, यहाँ पे नाम ही है इथिलीन। इथिलीन का मतलब ही क्या होता है, CH2, यही आपका इथिलीन होता है, ठीक है। तो नाम ही है इथिलीन, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे मैम आगे बताओ, ये है डायमीन। डायमीन का मतलब ही क्या होता है, देखो भाई ये है आपका डायमीन। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका इथिलीन। इथिलीन मतलब इथीन, मतलब 2 कार्बन होते हैं, इसलिए मैंने CH2 निकाला। फिर ये है आपका डायअमीन, तो डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन लगा दिए, ठीक है। अब आपको बोल रखा है टेट्रा एसीटेट। टेट्रा मतलब ये कितना होता है, 4। तो 1 2 3 4। तो पहले था इथिलीन, फिर था डायअमीन। डाई मतलब कितना होता है, 2, इसलिए नाइट्रोजन 2 बार आए। अमीन बोल रखा था इसलिए नाइट्रोजन आए। यहाँ पे है टेट्रा मतलब 4 होता है, इसलिए मैंने 4 लाइन ड्रॉ की। और क्या बोल रखा है, एसीटेट, मतलब एसीटेट आपके टोटल 4 बार आएंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि एसीटेट बोल रखा है। एसीटेट मतलब उसके ऊपर में आयोनिक फॉर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो इथिलीन, डायअमीन मतलब 2 बार अमीन, टेट्रा मतलब 4 बार, और ये क्या है, सारे के सारे एसीटेट। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। सोचो यार, इतना सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आपको टोटल 2 मार्क मिल जाएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम ये हेक्साडेंटेट कैसे हुआ, मतलब इसमें टोटल 6 डोनर एटम कैसे हुए। तो सुनो, ये हुआ आपका 1 डोनर एटम, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और ये हुआ 4 डोनर एटम। 1 डोनर एटम रहेगा यहाँ पर, और 1 डोनर एटम रहेगा यहाँ पर। तो ये एक हुआ और ये एक हुआ, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल आपके 6 डोनर एटम हुए। लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। अब आप लोग ने यहाँ पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन तो देख लिया, आप लोगों को लगेगा थोड़ा टाइम गया है, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट, मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अंडरस्टैंडिंग या स्टडी करने के लिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सारे के सारे टर्म्स को 1 बाय 1। चलिए देखते हैं सबसे पहले टर्म को, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं।
सबसे पहला टर्म हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। द स्क्वायर ब्रैकेट in which metal atom or metal ion is linked to ligands are enclosed is called as coordination sphere, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। कैसे, जरा देखो। सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लिया है, लेट अस से प्लैटिनम मैंने मेटल लिया है। ठीक है, ये मेरा प्लैटिनम मेटल है जो मैंने लिया है। ठीक है, ये सारे के सारे लिगेंड हैं जो मैंने इससे अटैच किए। ठीक है, ये सारे के सारे लिगेंड है। अभी तक मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस की कि ये सारे के सारे लिगेंड है। सेंटर में जो प्लैटिनम है वो मेरा मेटल है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन मैं इनको हमेशा एक स्फीयर के अंडर में रखती हूँ। तो ये जो स्फीयर है ना, अगर आप बोलेंगे मैम ये किस एंगल से मुझे स्फीयर दिख रहा है, मुझे तो किसी भी एंगल से स्फीयर लग ही नहीं रहा है, लेकिन आपको याद रखना है भाई, यहाँ पे रट्टा मारना है। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, आप सब जानते हो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें मेटल भी है, लिगेंड भी है और वो एनक्लोज्ड है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, भले ये स्फीयर नहीं है, कुछ लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, जरा ध्यान देना भाई, कुछ लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। वो सोचते हैं मैम ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हम इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको 0 मार्क मिलेंगे। यही आपको ड्रॉ करना है, भले वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बट उसका शेप स्फेरिकल नहीं है, उसका शेप स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में है। तो अगर मुझे सपोज लिखना है PTCl6 को सपोज मुझे लिखना है, या चलो PTCl4 को मुझे लिखना है, कोई भी ले लो, कुछ भी चीज ले सकते हो आप। प्लैटिनम के जगह पे आप कोई मेटल भी ले सकते हो, एनी मेटल, जनरलाइज टर्म देख लेते हैं। तो मैंने सपोज PTCl4 लिया है, अब मैंने यहाँ पे ये वाला लगा। सेकेंड थिंग मैंने लिया है PTCl4 और यहाँ पे मैंने ये लगाया। याद रखना ये गलत है, ये करेक्ट है, क्योंकि भले ये स्फीयर नहीं है लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ले लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन क्या होता है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट के बिना देखते हैं काउंटर आयन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं काउंटर आयन को। सेकेंड आपका जो टर्म है वो है काउंटर आयन। ठीक है, एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। The ionizable group present outside the coordination sphere. The ionizable group present outside the coordination sphere is called as counter ion. उसी को हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जो भी आपका आयोनाइजेबल ग्रुप रहता है प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ समझाया नहीं। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहली चीज़ ये है कि सपोज मैं एग्जाम्पल ले लूँ K4FeCN6 का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपकी यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो है, ये सेंटर में जो है इसका नाम है मेटल। मेटल से हमेशा क्या अटैच रहता है, लिगेंड। ये जो चीज है इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ही आपका स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। और ये जो चीज है ना, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में होती है, ये जो चीज है, ये जो आयन है, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में होता है, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में होता है, उसी को हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इस केस में, लेट अस से मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ K3FeCN6। K3FeCN6 का मैंने एग्जांपल लिया, तो अगर मैं पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे काउंटर आयन कौन सा है, तो याद रखना है जो भी आयन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, जो भी आयन इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, उसी को हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं।
याद रहेगा सभी को, ये चीज एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लो। जो भी स्पीयर कोऑर्डिनेशन, जो भी आयन कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर में होता है उसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम ये काउंटर आयन है तो ये क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना है ये काउंटर आयन जो है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये काउंटर आयन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या सिर्फ प्लस ही रहते, क्या सिर्फ माइनस ही रहते, सभी टाइप के एग्जिस्ट करते हैं भाई, ठीक है, दोनों टाइप के काउंटर आयन एग्जिस्ट करते हैं। तो ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड टर्म को जिसका नाम है चार्ज नंबर। तो चलिए गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने थर्ड टर्म को जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड टर्म जिसका नाम है चार्ज नंबर। तो थर्ड टर्म है आपका चार्ज नंबर। ठीक है, एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, the net charge residing on the complex ion is called as charge number। उसी को हम लोग चार्ज नंबर बोलते हैं। मतलब जो भी आपका टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स के आयन के ऊपर में उसको हम लोग चार्ज नंबर बोलते हैं। अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझना इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपका ले लेती हूँ FeCN6 4 माइनस का, ये मैं आपका पहला एग्जाम्पल लेती हूँ भाई, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं Zn। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले, धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने लिया है +2, ये है आपका सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं MnCl6 टाइम्स 4 माइनस, ये है आपका थर्ड एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग CO EDTA 1 माइनस, ठीक है। जरा ध्यान देना, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपका नेट चार्ज कितना है 4 माइनस। मतलब यहाँ पे आपका जो भी चार्ज नंबर है, यहाँ पे आपका जो भी चार्ज नंबर है यहाँ पे आपका चार्ज नंबर कितना है 4, तो यहाँ पे आपका चार्ज नंबर रहेगा -4, ठीक है। याद रखना है साइन के साथ में लिखना है, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से -4 है तो आपने अपनी मर्जी चलाकर वहां पे 4 बता रहे हो हमको, कहीं पे 2 लिखा है तो आप कहीं पे -2 बता रहे हो, ऐसा नहीं करना है, जो दिखता है वो लिखना है। तो जो भी आपका नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर में होता है, जो भी आपका नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर में होता है ना, उसी को हम लोग चार्ज नंबर बोलते हैं। यहाँ पे 4 माइनस है, यहाँ पे कितना है आपका चार्ज नंबर +2, साइन के साथ लिखना। यहाँ पे आपका चार्ज नंबर कितना है -4, यहाँ पे आपका चार्ज नंबर कितना है -1। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, चार्ज नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट से कंफ्यूज रहते हैं। पेपर में चार्ज नंबर आया तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के आते हैं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई करते हैं। लेकिन याद रखना है चार्ज नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीटली डिफरेंट है, उनको अपने आप में आप मिक्स मत करो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपका नेट चार्ज होता है, जो भी आपका टोटल चार्ज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के आयन के ऊपर में, उसी को हम लोग उसका चार्ज नंबर बोलते हैं, लेकिन साइन के साथ लिखने का, ठीक है। ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी फोर्थ टर्म्स को जो यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर समझना है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझा ना तो कुछ भी नहीं समझता है आगे में, जितना भी वो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वो सब आएगा ना, वो कुछ भी नहीं समझेगा। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इम्पोर्टेंट टर्म को जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर की, तो सबसे पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। द चार्ज कैरिड बाय द मेटल आयन इज कॉल्ड एज चार्ज कैरिड बाय द मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is called as oxidation state of metal, is called as oxidation number या तो oxidation state of metal।
ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने चार्ज नंबर बताया था और अभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हो। तो याद रखना है, जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स के आयन के ऊपर में होता है, जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स के आयन के ऊपर में होता है उसको चार्ज नंबर बोलते हैं। आज ये कंफ्यूजन क्लियर करवाओ आपका। और जो भी चार्ज इस मेटल के ऊपर में होता है, जो भी चार्ज इस मेटल के ऊपर में होता है ना, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। थोड़ा सा याद कर लो इस चीज को, ठीक है। याद रखना है भाई कि जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर में होता है उसको चार्ज नंबर बोलते हैं, और जो भी चार्ज मेटल के ऊपर होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। चलो निकालते हैं अब अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज आपकी यहाँ पे ये है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं बात करती हूँ लेटस से क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फ्लोरीन की और आयोडीन की, ठीक है। आप सबको इनका ये वाला एग्जाम्पल पता है, जरा ध्यान देना। अगर मैं बात करती हूँ ये वाले एग्जाम्पल की, सपोज मैं बात कर रही हूँ HCl की, HBr की, HI की, HF की, तो ये सब एलिमेंट्स कितने हाइड्रोजन से अटैच है? एक एक हाइड्रोजन से। ये सारे के सारे एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एक एक एलिमेंट से अटैच है, एक एक ही हाइड्रोजन से अटैच है। मतलब सभी के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1-। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा मारते हैं कि क्लोरीन के ऊपर 1- आता है, 5 बार 10 बार पढ़ते हैं और फिर भी उनको पेपर में याद नहीं आता। तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है भाई कि ये सारे के सारे कंपाउंड हमेशा एक ही हाइड्रोजन से अटैच रहते हैं। वो भी आपको पता है HCl, HBr, HI, HF। तो इसी का मतलब इन सबके ऊपर में एक ही माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे अगर मैं बात करती हूँ, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। याद रखना है अमोनिया और इथिलीन डायमीन, अमोनिया और इथिलीन डायमीन के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं होता। इनके ऊपर में कैसा चार्ज है? इनके ऊपर में 0 चार्ज है। याद रखना है, अगर ये चीज याद नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में चार्ज 1- कैसे है? याद रखना है क्योंकि ये हमेशा एक हाइड्रोजन से अटैच रहते हैं, इसलिए हमेशा इन सबके ऊपर में एक ही माइनस चार्ज आता है। अगर मैं बात करती हूँ ये एलिमेंट्स की, तो अमोनिया और इथिलीन डायमीन के ऊपर में कभी कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ EDTA की। अगर मैं बात करती हूँ EDTA की, ठीक है, तो EDTA के ऊपर में हमेशा 4- चार्ज आता है। कितना चार्ज? 4- चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आपको याद रखना है साइनाइड। अगर मैं बात करती हूँ ना साइनाइड की, ठीक है, तो याद रखना है गाइस कि साइनाइड भी HCN अटैच होता है। HCN देखा होगा ना, सुना होगा HCN। तो ये जो CN है ये भी आपके एक ही हाइड्रोजन से अटैच है। मतलब CN के ऊपर में भी कितना चार्ज आएगा? CN के ऊपर में भी हमेशा आपका -1 चार्ज ही आता है। और भी मैं देख लेती हूँ कोई भी और एग्जाम्पल है क्या। इसी के अलावा आपका जो पानी है, पानी, सोचो यार सोचो, क्या पानी के ऊपर चार्ज रहेगा? अगर पानी के ऊपर चार्ज होता था तो अगर आप लोग पानी पीते थे तो आप लोग डांस करने लगते थे। क्यों डांस करने लगते थे? क्योंकि अगर पानी के ऊपर चार्ज होता था और उस पानी को अपन पी लेते थे तो अपन सारे के सारे डांस करते थे। लेकिन पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो क्या पानी पीने के बाद आप लोग डांस करने लगते हो? नहीं, क्योंकि पानी कैसा है? पानी भी तो न्यूट्रल है, पानी के ऊपर में भी तो कोई चार्ज नहीं है भाई। तो याद रखना है, ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, इसके बिना अपना कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। बाकी तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपको इतना भी आ गया ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे का पार्ट आपका ये है कि जो भी आपके सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, जो भी आपके सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में आते हैं आपके हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के हैं। अगर ये ग्रुप 1 के हैं तो इनके ऊपर हमेशा चार्ज +1 आता है, याद रखना है। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 2 में आपके आते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये सारे के सारे आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट है, तो इनके ऊपर में चार्ज कितना रहेगा? +2। तो बस आपको दिमाग में इतनी चीज फिट कर लेनी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन में हमेशा चार्ज 1- आता है। कैसे आता है? देखा ना, HCl, HBr, HI। फिर मैंने आपको बताया पानी, अमोनिया और इथिलीन डायमीन के ऊपर हमेशा कोई भी चार्ज नहीं आता। EDTA के ऊपर 4- चार्ज आता है। कुछ लोग सोचते हैं तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो पगले जैसे यहाँ पे 6- चार्ज करते हैं। भाई याद रखना है, भले वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा लेकिन चार्ज 4- आता है। साइनाइड HCN
1 माइनस चार्ज। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स +1 चार्ज में आते और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स +2 चार्ज में आते। ठीक है, चलो अब लेते हैं एग्जाम्पल को। सपोज अगर मुझे बोला जाए FeCN6 4-, सपोज मुझे दिया जाए FeCN6 4-, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्योंकि जो भी मेटल का चार्ज होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इसको मैंने X से रिप्रेजेंट किया। बीच बीच में हमेशा कौन सा साइन लगाने का? प्लस साइन। ठीक है, साइनाइड के नीचे में कौन सा मेटल है? साइनाइड के नीचे में कौन सा नंबर है? 6, तो 6। अब देखो भाई, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना आता है? सारे के सारे देखो, साइनाइड के ऊपर में चार्ज कितना आता है? 1-, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा। सुनो, मुझे यहाँ पे मेटल का चार्ज निकालना है, उसी को हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर या मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। इसको मैंने X से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये मुझे निकालना है। ठीक है, साइनाइड के नीचे में 6 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। साइनाइड के ऊपर में चार्ज -1 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा। ठीक है, इसी का मतलब ये टोटल चार्ज कितना है? -4, तो टोटल चार्ज -4। माइनस साइन लिखना भूलना नहीं। अगर आपने माइनस की जगह अपने मर्जी से प्लस कर दिया, क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट हो, तो पूरा पेपर साइंटिस्ट जैसे ही हो जाएगा, 0-0 मार्क मिलेंगे बस। तो ये है X, साइनाइड के नीचे में है 6, तो 6 इंटू साइनाइड के ऊपर चार्ज है -1 इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो X 6 इंटू -1 -6 इक्वल्स टू -4। X इक्वल्स टू -4 एज इट इज है। अब -6 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो +6 बन जाएगा। -6 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो +6 बन जाएगा। +6 -4 कितना होता है? +2। तो X का वैल्यू आएगा +2। कुछ स्टूडेंट्स है ना, कैलकुलेशन से माइनस आंसर में ला लेते हैं। याद रखना है, क्या मेटल का कभी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकता है? नहीं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे आपके आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +2। ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। ठीक है, लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6 का। चलो भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ K4FeCN6 का। ठीक है, सीधी सीधी बात, ये है K के ऊपर चार्ज कितना होता है? देखो भाई, देखो सारे के सारे, हे लीना करे रब से फरियाद। K आया, K के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? +1। हे लीना करे रब से फरियाद, ये है आपके सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 दिखाता है, तो K के ऊपर चार्ज है +1। ठीक है, अब K के ऊपर चार्ज +1 है, लेकिन टोटल K कितने हैं? 4, इसलिए मैं क्या लिखूंगी? 4 इंटू +1। समझ गए ना, यहाँ पे K 4 है। ठीक है, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना है? +1, क्योंकि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। बीच बीच में कौन सा साइन? हमेशा प्लस, याद रखने का। बीच बीच में हमेशा प्लस साइन, बीच बीच में हमेशा प्लस साइन। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे X लिखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लस साइनाइड के नीचे में यहाँ पे कितना नंबर है? 6, इसलिए मैंने लिखा है 6 इंटू, याद रखने का है 6 है, इसलिए 6 इंटू। साइनाइड के ऊपर चार्ज देखो कितना आता है? देखो 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 देखो, साइनाइड कहाँ पे आता है? यस, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है? -1। गलती से अपने मर्जी से +1 मत कर लेना, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो। यहाँ पे -1 है, तो आपने यहाँ पे -1 लिखा। क्या कोई ओवरऑल चार्ज है? नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। 4 1 जार 4 प्लस X, 6 1 जार 6, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। X -6 + 4 इक्वल्स टू 0, X -2 इक्वल्स टू 0। जब ये -2 इधर से इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? +2। अगर आंसर प्लस में नहीं भी आता है ना, कभी गलती से हो सकता है कि करेक्शन हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, माइनस में आंसर आ रहा, आप उसको प्लस में कर दो ना, क्योंकि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस ही रहता है भाई। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्यों लिए? क्योंकि टिपिकली मेरा एम ये था आपको बताने का कि अगर ऊपर चार्ज आता है तो आप यहाँ पे चार्ज लोगे, अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे 0 लेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे काउंटर आयन अगर आता है तो काउंटर आयन को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मुझे समझाना था। इसके नीचे 4 है तो मैंने 4 लिखा, इसके ऊपर चार्ज कितना है? ये वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपका ले रही हूँ MnCl6 टाइम्स -4, MnCl6 टाइम्स -4। ठीक है भाई, जरा देखो,
यहाँ मैग्नीज का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्योंकि वो मेटल है तो मैंने उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है, प्लस इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। Cl के नीचे में कितना नंबर है 6, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। ठीक है भाई, Cl के नीचे में 6 है इसलिए 6। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, देखो भाई Cl कहाँ पे आ रहा है, -1 चार्ज, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा। इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है -4। समझ में आया ना, देखो ये x लिखा, Cl के नीचे में 6 है इसलिए 6, Cl के ऊपर में चार्ज है -1 इक्वल्स टू -4, तो x -6 इक्वल्स टू -4। जब ये -6 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +6 बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू -4 + 6, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस का प्लस में कन्वर्शन हो जाएगा, +6 - 4 इज +2। तो यहाँ पे आपका ये x का वैल्यू क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज का जो भी आपका मेटल है उसका आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ZnH2O 6 टाइम्स +2। ठीक है, यहाँ पे मुझे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्योंकि वो मेटल है तो इसको मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया। बीच में कौन सा साइन, प्लस। पानी के नीचे में 6 नंबर है, कितना नंबर है 6, इसलिए मैं लिखूंगी 6। देखो भाई पानी के ऊपर चार्ज कितना है, देखो 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 पानी के ऊपर चार्ज कितना है 0। कितना चार्ज है पानी के ऊपर, 0, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। इक्वल्स टू यहाँ पे कितना चार्ज है +2। तो कैसे करना है आपको, देखो इसके जगह पे मैंने x लिखा, बीच में प्लस साइन, यहाँ पे नीचे में 6 है तो 6, पानी के ऊपर चार्ज कितना है 0, और ओवरऑल चार्ज एरो के इस साइड में। यहाँ पे आ गए x + 6 0 सर कितना होता है 0 इक्वल्स टू +2, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया +2। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक। ठीक है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। याद रखना है, कुछ स्टूडेंट ये पानी को भी कुछ अपने मर्जी से 1 2 ऐसा लिख देते, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। याद रखना है ये न्यूट्रल है। अगर पानी के ऊपर चार्ज होता था तो पीने के बाद सब लोग डांस करते थे, बट कोई डांस करता है क्या, नहीं, क्योंकि 0 चार्ज होता है। याद रखने का, 0 चार्ज है भाई। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये वाला AuCN6 टाइम्स -4। ठीक है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसलिए मैंने x लिखा, प्लस बीच में प्लस साइन, साइनाइड के नीचे में 6 नंबर है तो 6 × साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है, जरा देखो कितना है -1। बहुत बार आता है ये साइनाइड, -1। याद रखने का, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से +1 कर दिया, -1 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है -4। ओवरऑल चार्ज कितना है -4। ठीक है, तो x 6 1 जार 6, बट माइनस साइन है तो -6 इक्वल्स टू -4। ठीक है भाई, जब -6 इधर जाएगा तो वो +6 बन जाएगा, तो -4 + 6, -6 इधर गया तो +6 बन गया, तो इसका वैल्यू कितना आया +2। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Au मेटल। Au मतलब ही गोल्ड मेटल के ऊपर में आपका इतना ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलो आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपका ले रही हूँ COEn2 टाइम्स +2। ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसको मैं डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालना है तो मैंने इसको x लिखा, बीच में हमेशा प्लस साइन। En के नीचे में 2 नंबर है, 2 नंबर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। देखो भाई En के ऊपर चार्ज कितना है, कितना चार्ज है En के ऊपर में, 0 चार्ज है। कितना है 0 है तो 0 लिखा, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है +2। ठीक है, तो x 2 0 जार कितना होता है 0 इक्वल्स टू +2, तो x का वैल्यू कितना आया +2। ये है भाई आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, समझ में आया ना, तो याद रखना है। कुछ लोग बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, बट आपको याद रखना है ये En के ऊपर चार्ज कितना है 0, तो वहां पे बराबर 0 ही पुटअप करना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इस चीजों को। ठीक है गाइस, लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ये तो फर्स्ट वीडियो था, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक था। अगर ये बेसिक मैं अभी क्लियर नहीं करवाती थी तो प्रॉब्लम जाती थी, इसलिए मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो विल डू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और लाइक और शेयर और कमेंट तो बनता ही है यार, प्लीज डू लाइक एट लीस्ट। थैंक यू।